नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीखो.ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपना मैथ्स में डिजिटल सम अप्रोच अपनी चल रही थी और उस अप्रोच को मैंने लगभग आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन में अप्लाई करके बताया है। अब दोस्तों आप लोग उस अप्रोच के मैक्सिमम क्वेश्चन निकालना ताकि कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो आपका अच्छे से मजबूत हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने नहीं देखी वो क्लासें तो एक बार जरूर वो क्लासें देखें, क्योंकि वो क्लासें आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होने वाली हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और उस नए टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो दोस्तों कई स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर हमें इस टॉपिक से डर लगता है, ये टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो दोस्तों ये क्लास देखने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आज के बाद आज तक आपकी इस टॉपिक के प्रति जो भी साइको थी, जो भी सोच थी, वो आज की क्लास पूरी देखने के बाद आपकी चेंज होने वाली है। चेंज क्या होने वाली है, आपको ऐसे मान लो आज के बाद इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा। ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक को मैं एक नए कंसेप्ट एंड नए अप्रोच के साथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास को देखिएगा और यदि आपको क्लास अच्छी लगे, क्लास पूरी देखने के बाद अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ ये आज के बाद ये टॉपिक हमें बहुत इजी लग रहा है, बहुत सरल है, आसान है, कुछ भी नहीं नंबर सिस्टम, तो दोस्तों क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो नंबर सिस्टम टॉपिक है इसमें पूरा जो खेल है वो किसका है, नंबर्स का है। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है इसमें जो भी खेल है वो पूरा खेल किसका है, नंबर्स का है, संख्याओं का है। तो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कहां से आई, क्या होती है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग बिल्कुल मैं आपको जीरो से हाई लेवल तक लेके चलूंगा, बिल्कुल लो लेवल से उठा रहा हूं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से उठा रहा हूं मैं। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं के वर्गीकरण से आपको पता चलेगा, जब वर्गीकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे मान लो फिर कुछ भी नहीं बचा, मेन जो है वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आपका क्लियर है तो क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं, नंबर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, आपके सामने जो आपको फेस करना पड़ा या आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में जो सबसे पहले नंबर आया था, वो नंबर आया था मेरे दोस्तों, कौन सा नंबर आया था, वो नंबर याद है आपको, कौन सा नंबर आया था, वो नंबर आया था आपके सामने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर आया था। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोले तो क्या होता है, सम्मिश्र संख्या। क्या होता है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या। अब बात आती है कि सर ये सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, तो मैं बताता हूं सम्मिश्र संख्या क्या होती है, ध्यान देने एक बार अच्छे से। जैसे मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा यानी आयोटा। ठीक है, ये आयोटा एक काल्पनिक नंबर है, क्या है ये, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो 2 + 3 आयोटा ये क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो बात आती है कि सर ये 3i क्या है, ये 2 क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। जो यहाँ पे 3i आपको दिख रहा है, मतलब 3 आयोटा दिख रहा है, ये आपका कौन सा भाग हुआ, ये आपका काल्पनिक भाग होता है, यानी कि ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट है ये। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब हुआ काल्पनिक भाग, काल्पनिक और भाग। ठीक है, बात आती है सर ये 2 क्या है, फिर यहाँ पे ये 2 की यदि मैं बात करना चाहूं तो ये आपका दोस्तों रियल पार्ट है। क्या है ये, रियल पार्ट है, यानी कि वास्तविक भाग है ये। क्या है ये, वास्तविक और भाग है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं, वो कैसे बनी है, आपके काल्पनिक भाग या जो आपका एक इमेजिनरी पार्ट होता है वो और एक रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग, दोनों को मिलाकर आपका ये नंबर प्राप्त हुआ है। तो बात अब आपके सामने दूसरी उठ गई, वो बात यह है कि सर जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, और सर जो ये रियल पार्ट होता है मतलब वास्तविक भाग होता है, इसमें कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से प्राप्त हुआ, इमेजिनरी नंबर से, एंड रियल पार्ट दोनों से आपको क्या प्राप्त हुआ है, सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई हैं। बात आती है कि इसमें कौन से नंबर्स आते हैं और इसमें कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चले तो देखो क्या आ रहा है, इसको हटा देता हूं मैं।
आगे चले तो जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि दो नंबरों से प्राप्त हुआ है, रियल से और इमेजिनरी से। तो इसको मैं कितने भागों में डिवाइड कर देता हूँ, दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ। ये लो मैंने इसके दो भाग बना दिए। पहला भाग है इसका रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर, और दूसरा भाग है इसका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का मतलब आपको पता है काल्पनिक संख्या, यहां लिख देता हूं मैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक और संख्या। और इधर इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है वास्तविक संख्या। इधर लिख देता हूं वास्तविक संख्या, वास्तविक और संख्या। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब बात आती है कि इमेजिनरी नंबर और जो आपका रियल नंबर है उन दोनों से मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हुआ है, लेकिन इनमें नंबर कौन से आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, रियल नंबर्स की, यानी वास्तविक संख्याओं की। यदि मैं बात करूं तो दोस्तों वास्तविक संख्या में आपकी जो ऋणात्मक, धनात्मक और जो आपका न्यूट्रल नंबर होता है वो सारे किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। जैसे देखना, ये आपकी कोई नंबर लाइन है, ये क्या आपकी एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर प्रदर्शित या दर्शाए जा सकते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं दोस्तों, रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि वो वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, अब बात आती है कि नंबर से स्टार्ट कहां से होते हैं सर। तो मैं बात करूं नंबर से स्टार्ट कहां से होते हैं, नंबर्स आपके माइनस अनंत से स्टार्ट होते हैं और प्लस अनंत तक जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये माइनस के अनंत से स्टार्ट हुआ, माइनस अनंत से स्टार्ट हुए और कहां तक जाएंगे, प्लस अनंत तक ये नंबर जाते हैं। ठीक है, और बीच में जो ये आपका बड़ा वाई बैठा हुआ है जो है एक न्यूट्रल नंबर है, यानी जीरो। ठीक है, जो जिसकी खोज इंडिया में की गई थी। ठीक है, अब बात करूं मैं कि इस जीरो से आप इधर चलोगे तो आपको धनात्मक संख्याएं मतलब बढ़ती हुई संख्याएं मिलेंगी प्लस वाली, और इधर आओगे तो आपको ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, यानी कौन सी संख्या प्राप्त होती है, घटती हुई। ठीक है, जैसे मैं आगे चलूं तो ये आपको 1 प्राप्त होगा प्लस का, ये 2, ये 3, ये 4, और कंटिन्यू आपको कहां तक मिलेंगे, अनंत तक प्राप्त होंगे। ठीक है, अनंत तक। और ऐसे ही आप पीछे आओगे तो माइनस का 1 प्राप्त होगा, फिर माइनस का 2, और फिर माइनस का 3, और ये कंटिन्यू कहां तक जाएंगे, माइनस के अनंत तक जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे, मतलब इधर से इधर जाओगे तो नंबर्स आपको बढ़ते हुए मिलेंगे, और इधर से इधर आओगे तो नंबर्स आपको घटते हुए क्रम में मिलेंगे। जैसे माइनस का 3 है, इससे बड़ा है माइनस का 2, इधर से इधर जा रहा हूं, माइनस का 3 उससे बड़ा है माइनस का 2, माइनस के 2 से बड़ा है माइनस का 1, माइनस से 1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3। इधर तो बढ़ रहे हैं क्रम में आपकी संख्या, इधर क्या होंगी, घटते हुए क्रम में। 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, ऐसे घटता हुआ क्रम है। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं जो इस नंबर रेखा पर दर्शाए जा सकते हैं, वो आपके वास्तविक नंबर होते हैं, यानी कि वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रियल नंबर्स आपके कंप्लीट हुए। अब बात आती है कि सर इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, काल्पनिक नंबर कौन से होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो नंबर्स इस रेखा पे दर्शाए नहीं जा सकते, जो बाहर ही कहीं इधर उधर फिर रहे हैं। ठीक है, जो नंबर्स इस रेखा पे दर्शाए नहीं जा सकते, जो बाहर ही इधर उधर घूम रहे हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं, काल्पनिक नंबर कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे एक बार देखना अच्छे से, अब मैं बोलूं कि काल्पनिक नंबर होते कौन से, काल्पनिक नंबर होते कौन से हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, यानी एक नेगेटिव संख्या का वर्गमूल ही क्या होते हैं, काल्पनिक नंबर होते हैं। कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लो, उसका वर्गमूल कर लो, वो क्या होता है, एक आपका काल्पनिक नंबर होता है। जैसे मैंने लिया माइनस का 3 और इसका स्क्वायर रूट कर दिया, और मैंने लिया माइनस का 7, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया, माइनस का 11, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, और माइनस का मैंने ले लिया यहाँ पे 8, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया। तो ये नंबर्स आपके कौन से नंबर्स हुए, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, जैसे मैं बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, यानी कि माइनस के 1 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आयोटा।
इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आयोटा, यानी माइनस के 1 का वर्गमूल, इसका जो मान जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आयोटा होती है। और आयोटा एक काल्पनिक नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बराबर में जब ये है तो मैं बात करता हूं माइनस के 3 की। तो दोस्तों माइनस का जो 3 है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस का जो 3 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, √3, ठीक है, और इनटू में -1 का रूट, ठीक है। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो वापस यही तो आएगा, आपको पता है, हाँ भाई यही आने वाला है। तो √3 तो आपका दोस्तों ऐसे कैसे आ गया, और जो माइनस का 1 है इसका मान क्या होता है, आयोटा, तो ये आ गया आपका आयोटा आ गया। तो √3 आयोटा ये क्या हो गया आपका, एक काल्पनिक संख्या हो गई, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आपकी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आपकी ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं इनसे डिपेंड कोई क्वेश्चन आज तक ना तो एग्जाम में आया है और ना ही आएगा, तो आप इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम बात करते हैं किसकी, रियल नंबर्स की, यानी कि वास्तविक संख्याओं की, कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन संख्या आती हैं सर। तो इस रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ किसकी, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं की। पहले हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स को 2 भागों में बांटा था, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब दोनों क्लियर होने के बाद हम बांट रहे हैं रियल नंबर, यानी कि जो वास्तविक संख्या होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन मैं 2 भागों में कर देता हूँ, 2 भागों में इसको टुकड़े कर देता हूँ, ठीक है। कई टीचर्स क्या कर देते हैं, इसको 2 भागों में, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड कर देते हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बांट देते हैं। लेकिन इनको मैं सबसे पहले बांटता हूँ किसमें, इंटीजर्स, किसमें बांट देता हूँ, इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, कौन संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और दूसरा मैं बांट देता हूँ इसमें डेसिमल, डेसिमल, ठीक है, यानी कि आपका दशमलव रूप वाली संख्या, कौन सी संख्या है, दशमलव, दशमलव रूप, यानी संख्याओं का कौन सा रूप, दशमलव रूप, ये हो गया। यानी रियल नंबर्स को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इंटीजर्स में और डेसिमल में, ठीक है। हालांकि आप उनको परिमेय और अपरिमेय भी बांट सकते हो, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये चीज देख लो, ठीक है। इंटीजर्स और डेसिमल, डेसिमल का मतलब दशमलव रूप वाली संख्या, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक वाली संख्या, कौन से नंबर, पूर्णांक संख्या, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब बात आती है कि सर इंटीजर्स तो क्या होता है, यानी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, और डेसिमल यानी कि दशमलव रूप वाली संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डेसिमल की, इंटीजर्स को आप यहीं पे छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे। इन दोनों में सबसे पहले बताता हूं किसके बारे में, डेसिमल के बारे में, यानी दशमलव रूप जो संख्या होती है वो कौन सी होती है। तो मैं बताऊं आपको, डेसिमल जो नंबर होते हैं उनको भी मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं। कितने भागों में डिवाइड कर देता हूं, 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं। और 2 भागों में डिवाइड, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। और इसका मतलब होता है अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या। समझ में आ गया। डेसिमल यानी दशमलव रूप वाले जो संख्या होते हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया, मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो टर्मिनेटिंग संख्या यानी कि शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है। एक मैंने किस में किया, अशांत दशमलव नंबर, अशांत दशमलव नंबर और शांत दशमलव नंबर, इन दोनों को मिला के क्या मिला, बना आपका दशमलव रूप वाली संख्याएं बनी है। तो सबसे पहले बात आती है कि सर शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है और अशांत दशमलव संख्या कौन सी होती है। चलो एक बार ध्यान देना अच्छे से, मैं बता देता हूं। शांत दशमलव जो नंबर होते हैं वो पॉइंट के बाद कहीं भी वो समाप्त हो जाते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 0.75 एक नंबर है, 2 अंक, ये कंप्लीट हो गया। पॉइंट के बाद 2 अंकों पर ही क्या हो गया, शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया,
आगे कंटिन्यू नहीं है। जैसे मैंने लिखा 0.125, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ठीक है, शांत हो गया। जो नंबर्स दशमलव के बाद 3-4 अंकों तक मतलब शांत हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो वो संख्या कौन से कहलाती है? टर्मिनेटिंग संख्या, यानी कि शांत दशमलव नंबर, ठीक है। और जो नंबर्स दशमलव के बाद कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, ये नंबर्स कभी शांत ही नहीं होते हैं, ये अनंत तक चलते हैं मेरे डियर, ठीक है। जैसे ये हो गया, और ये पॉइंट मैंने लिखा 75, ठीक है। और दोस्तों ये कंटिन्यू चल रहा है। देखो ये अशांत दशमलव संख्या हुई, जो कभी शांत ही नहीं होती है, अनंत तक चलती है, कभी शांत, कभी टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है। ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये रिपीट ना होने वाला भी हो सकता है, जरूरी है कि वो रिपीट ही हो नंबर, रिपीट नहीं भी हो ऐसा भी हो सकता है। जैसे पॉइंट मैंने लगा दिया 6, 8, 3, 2, 1, 0, 3, 5, 9, 2, 4, ऐसे अनंत तक चलता है। कहां तक चलता है दोस्तों? ये भी अनंत तक। तो ये हो गई आपकी अशांत दशमलव संख्या, ये हो गई आपकी शांत दशमलव संख्या। समझ में आया? जो नंबर्स पॉइंट के बाद 2-3 अंकों तक शांत हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं शांत दशमलव संख्या, यानी कि टर्मिनेट संख्या, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो नंबर्स दशमलव के बाद शांत नहीं होते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, मतलब अनंत तक जाते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं? आपके अशांत दशमलव संख्या। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपका डेसिमल नंबर्स जो होता है वो कौन सा होता है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, शांत दशमलव में। शांत का मतलब जो नंबर्स दशमलव के बाद कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं, और एक अशांत दशमलव, यानी कि जो नंबर दशमलव के बाद कहीं भी शांत नहीं होते हैं, लगातार चलते ही रहते हैं, वो अशांत दशमलव संख्या में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इंटीजर्स अभी देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग संख्याओं की। नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स हैं उनकी यदि मैं बात करना चाहूं, तो ये नंबर्स भी दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। चलो यहां तक उतारो, फिर आगे देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो संख्या है उनको आगे 2 भागों में कौन से में डिवाइड किया गया, ठीक है। हाँ तो दोस्तों रियल नंबर्स को अभी हमने डिवाइड किया था किसमें? इंटीजर्स में एंड डेसिमल में। फिर डेसिमल को भी हमने 2 भागों में बांटा था, किसमें? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी कि शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव संख्या कौन सी होती है, ये चीज आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव संख्या है, उनको कितने भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? 2 भागों में उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, 2 भागों में उनको बांट सकता हूं। जैसे कितने भागों में इनको डिवाइड कर सकता हूं मैं? 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूं। पहला भाग होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि हिंदी में बोलूं तो आवर्ती अशांत दशमलव। क्या होता है? आवर्ती, ठीक है, अशांत दशमलव संख्या, ठीक है, आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक है। और ये इसकी मैं बात करूं तो ये होता है, ये क्या होता है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव नंबर, ठीक है। समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव संख्या, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? आवर्ती अशांत दशमलव नंबर्स में और अनावर्ती अशांत दशमलव नंबर्स में। तो बात आती है सर ये होता है क्या? ये तो पता है कि अशांत दशमलव क्या होती है, कि जो दशमलव के बाद कभी शांत नहीं होती, वो चलती रहती है, भागती रहती है, वही क्या होती है? अशांत दशमलव, अनंत तक जाती है, ठीक है। लेकिन आवर्ती अशांत में कौन से आते हैं, अनावर्ती अशांत में कौन से आते हैं? तो मैं बता दूं, आवर्ती अशांत में वो नंबर्स आते हैं, वो संख्याएं आती हैं जो दशमलव के बाद कभी शांत तो नहीं होती, मतलब कंटिन्यू क्या होती हैं? चलती फिरती रहती हैं, ठीक है, चलती रहती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो आवर्ती अशांत में तो कहीं शांत नहीं हुई, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रही, ठीक है, शांत नहीं है। लेकिन आवर्ती का मतलब ये बार बार आ रही है संख्याएं, क्या आ रही हैं? बार बार आ रही हैं। तो ये हो गई आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। समझ में आ? जैसे और नंबर लूं मैं,
ये और नंबर लिया, तो दोस्तों ये भी कंटिन्यू अनंत तक चल रही है। अशांत तो है, ये अनंत तक जा रही है, लेकिन आवर्ती बार बार देखो, एक 1 to 5 1 to 5 यही आ रहा है बार बार। तो देखो अशांत भी है, अनंत तक जा रही है, आवर्ती भी हो रही है, तो ये कौन से नंबर हो गए? आवर्ती अशांत दशमलव नंबर हो गए। ठीक है, जैसे और लेता हूं मैं एक आधा नंबर, जैसे मैंने लिया 475। ठीक है, ये नंबर कंटिन्यू चल रहा है और ये भी दोस्तों कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया मेरे दोस्तों? आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं हो गई। तो ये चीज आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी कि आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, और अनावर्ती अशांत दशमलव। अब बात आती है कि सर ये कौन से नंबर होते हैं? भाई बात वही है जो अनावर्ती अशांत, यानी अनावर्ती जिनकी आवर्ती नहीं होती हो, जिनकी आवर्ती तो नहीं होती है लेकिन अशांत, वो अशांत तो है, अनंत तक तो जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही। जैसे मैं बात करूं ये वाला 3 2 4 6 2 7 8 1 9 5 6 4, ये कंटिन्यू, और कहां तक जा रहा है मेरे दोस्तों? ये भी अनंत तक जा रहा है। ये भी कहां तक जा रहा है? अनंत तक। यानी कोई भी नंबर मतलब एक मेथड के अनुसार ये रिपीट नहीं हो रहे, ये नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन ये कहां तक जाते हैं? अशांत है, अनंत तक जाते हैं। जैसे और नंबर मैंने लिया, और नंबर मैंने लिया 8, ठीक है, 1 5 6 0 4 2 9 7 5 2, और ये भी कहां तक जाते हैं मेरे दोस्तों? अनंत तक जाते हैं। तो जो नंबर्स अशांत हो, जो कहीं टर्मिनेट नहीं होता हो, और लेकिन उनकी आवर्ती नहीं होती हो, अनावर्ती, आवर्ती नहीं हो रही हो बार बार, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। और जो नंबर्स टर्मिनेट नहीं हो रहे हो, अशांत मतलब अशांत हो और उनकी बार बार आवर्ती हो रही हो, वो नंबर्स होते हैं आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक मोस्ट बात बता देता हूं, और वो मोस्ट बात क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपको मोस्ट बात यह है, जो अनावर्ती अशांत दशमलव नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स मेरे दोस्तों इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि वो अपरिमेय संख्याएं होते हैं। जो भी नंबर्स अनावर्ती अशांत दशमलव के अंदर आते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और जो नंबर्स आवर्ती अशांत दशमलव में आते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? आपको रेशनल होते हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं में आते हैं वो। ठीक है, जो भी आवर्ती अशांत दशमलव में आते हैं वो किस में आते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या आपके रेशनल नंबर्स हैं? क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ाया था आपको? जो टर्मिनेट नंबर थे, जो मतलब शांत थे, वो भी किस में आते हैं? रेशनल, परिमेय में आते हैं। और जो इंटीजर्स थे वो भी आपके किस में आते हैं? परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। चलो आगे मैं आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन करके बता देता हूं इनका। आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। हाँ तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं आवर्ती अशांत दशमलव इनकी, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये होते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूं जैसे आवर्ती 3 बार बार आ रहा है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? कर देता हूं 0.3, और ये बार बार आया है तो इसके ऊपर बार चिपका दो। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो 734 यानी 7 3 4, ये भी बार बार आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है? देखो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार ध्यान देना, जितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हो उतने अंकों के ऊपर क्या लगा दिया करो? ऊपर बार लगा दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी मैं बार चिपका देता हूँ। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 0.16 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर भी मैं क्या चिपका देता हूँ? बार चिपका देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात, इनकी मुझे फ्रैक्शन बनानी है, भिन्न बनानी है, तो जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे क्या लगा दो? 9 लगा दो। यहाँ 3 एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9। अब आपके माइंड में क्यों नोट किया, सर 9 क्यों लगा रहे हैं? तो दोस्तों जब मैं आपको फ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा तब अच्छे से ये चीज़ बताऊंगा। अभी तो मैं आपको ये समझाना है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो वो चीज़ देख लो। इसी प्रकार यहाँ पे मैं लिखूँ तो
34 और बटे में 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 बार क्या चिपका दो, 9 चिपका दो। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 16 और नीचे कितनी बार 9 चिपका दो, 2 9 चिपका दो। तो ये बताओ इन नंबर्स की फ्रैक्शन बनी या नहीं बनी, बन गई ना। ठीक है, तो यही नंबर क्या कहलाते हैं आपके, यही जो नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों, आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि मैं बोलूं तो परिमेय संख्याएं कहलाते हैं, परिमेय संख्या। कौन से नंबर, ये वाले जो नंबर हैं जिन संख्याओं को भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है, वही नंबर क्या कहलाते हैं, आपकी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। भिन्नात्मक रूप का मतलब ये होता है कि जिन नंबर्स को p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो इन नंबर्स को मैं p बटा q के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये नंबर्स क्या कहलाए, आपके परिमेय संख्याएं कहलाए। ठीक है, यानी कि जो नंबर्स कभी टर्मिनेट नहीं हो, शांत नहीं हो रहे हो, अशांत हो और जिनकी बार बार आवर्ती हो रही हो, वो नंबर्स किस में आ जाते हैं, परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यानी उन्हें भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है। p बटा q का मतलब p और जो q आपका है, p और जो q आपका है वो दोस्तों आपका पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, दूसरी मैं आपको बताता हूं, जो q जो है वो 0 के क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन नंबर्स को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है या जिन नंबर्स को भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है, वो नंबर्स परिमेय संख्याएं कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। p और q हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, मतलब पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और q 0 के इक्वल नहीं होता है, q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपके परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे 1/3 हुआ, 16/25 हुआ, ठीक है, 114/625 हुआ, ये सारे नंबर्स क्या है आपके, ये सारे नंबर्स आपकी परिमेय संख्याएं के अंदर आते हैं। जैसे जो 22/7 है पाई का मान, वो भी क्या हुआ आपका, वो भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि इसे भी आप लोग भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हो। अब ये परिमेय क्यों हुआ मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी तो समझ लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और जितने भी इंटीजर्स आपके होते हैं वो भी सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो भी सारे किस में आते हैं, आपके परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। तो मेरे दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जो आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं हैं जिनको भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है, वही रूप क्या कहलाते हैं, अपने परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं सारे। ठीक है, और दूसरी बात जो इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं वो भी अपनी परिमेय संख्या होते हैं। जो p और q दोनों, वो दोनों भी एक इंटीजर्स ही होते हैं, मतलब एक के पूर्णांक नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं लेता हूं आवर्ती अशांत दशमलव के स्थान पर अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ किसकी, जो आपके अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या हैं, जो मैंने आपको बताया था। अनावर्ती अशांत जो शांत नहीं हो, टर्मिनेट नहीं हो, लेकिन अनावर्ती जिनकी आवर्ती नहीं हो रही हो, जैसे ये आपका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आवर्ती किसी एक पैटर्न के अनुसार आवर्ती नहीं हो रही है, इनमें नंबर्स की अंक की एक पैटर्न के अनुसार डिजिट्स की आवर्ती नहीं हो रही, तो ये किसके अंदर चले गए, आपके अनावर्ती अशांत दशमलव में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 8 2 1 0 6 4 3 0 9 8 3, ऐसे कंटिन्यू ये अनंत तक चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नंबर्स हैं और इनको आप लोग भिन्नात्मक रूप में भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यही नंबर क्या कहलाते हैं आपके, यही नंबर क्या कहलाते हैं आपके, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या, अपरिमेय संख्या। कौन से नंबर,
जो अनावर्ती अशांत दशमलव के अंदर आते हैं, जिनको भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं भाई? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, तो मैं बोलूं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या होती हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या होती हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपको इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब, जैसे मैं लेता हूं √2 हुआ, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या थोड़ी है, पूर्ण वर्गमूल संख्या थोड़ी है। √3 हुआ, ठीक है, और रूट आपका 6 हुआ, √11 हुआ। ये सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं? अपरिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं वो देखो, क्यों आते हैं, सबसे मेन बात वो है। जैसे √2 है, इसका मान मैं आपको कहूं तो इसका मान कितना होता है? 1.414 कितना होता है? 1.414। और दोस्तों ये कंटिन्यू अनंत तक चलता है, ऐसे अंट संट संख्याएं चलती रहती हैं, रिपीट नहीं होते नंबर, डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, अशांत हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो रिपीट नहीं होते हैं अशांत, तो वो किसके अंदर आते हैं? अनावर्ती अशांत में, और क्या हो जाती है? वो अपरिमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं √3 की, तो √3 का मान होता है 1.732, और ये भी दोस्तों कंटिन्यू अनंत तक चलता है, रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा और ना शांत हो रहा, तो ये भी किस में चला जाएगा? अपरिमेय संख्याओं में। यानी जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल आप नहीं निकाल पाते हो और उनका वर्गमूल निकालने पर पॉइंट के बाद डिजिट्स आपके चलते ही रहते हैं, तो वो सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं? अपरिमेय संख्याओं के अंदर आ जाते हैं। साथ ही में आपका जो पाई है भाई, क्या है? जो आपका भाई साहब है पाई, वो भी किसके अंदर आता है दोस्तों? अपरिमेय संख्याओं के अंदर आता है। दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, अच्छे से। अब आपका एक कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूं। वो कंफ्यूजन क्या है कि सर जो 22/7 है, वो पाई की जो वैल्यू है वो तो परिमेय संख्या के अंदर जा रहा है, और पाई खुद है वो अपरिमेय संख्याओं के अंदर जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ वो चीज मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे देखना एक बार अच्छे से, चलो दोस्तों ध्यान दो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो पाई जो है भाई साहब, पाई भाई साहब जो है वो अपरिमेय संख्याओं में क्यों आता है, इरेशनल नंबर्स में क्यों आता है, और जो आपका 22/7 है इसकी वैल्यू आप इसे मानते हो, ये आपका रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं के अंदर कैसे आता है। चलो, हालांकि ये लिखने के बाद आपको समझ में आ गया कि क्यों आता है, ठीक है। जो ये 22/7 जो है वो पाई का एग्जिट मान नहीं है, एग्जिट वैल्यू नहीं है, ये लगभग में मानी गई है। पाई की जो एग्जिट वैल्यू है वो तो ये है, ठीक है, और ये अनंत तक चलती है, फिक्स नहीं, ये अनंत तक चलती रहती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट बात ध्यान देना, पाई की जो वैल्यू है वो बताओ इसके अनंत तक है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रही, शांत तो नहीं हो रही, लेकिन ये अनंत तक है। लेकिन आप ये बताओ कि इसमें किसी डिजिट मतलब किसी पैटर्न के अनुसार ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं कि आवर्ती हो रही है कि नंबर्स की? तो आप कहोगे सर आवर्ती तो नहीं हो रही, इनकी आवर्ती तो नहीं हो रही। जब आवर्ती नहीं हो रही है तो मैंने अभी बताया था कि पॉइंट के बाद जिन नंबर्स की आवर्ती नहीं होती है वो अनंत तक जाते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? अपरिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। इसीलिए ये किस में गया? अपरिमेय संख्याओं में गया। और इसमें देखो 1 4 2 8 और 5 7 1 4 2 8 5 7, ये देखो इनकी रिपीटेशन हो रही है दोस्तों, एक पैटर्न के अनुसार इनकी रिपीटेशन हो रही है, और ये भी अनंत तक जा रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था जिन नंबर्स की आवर्ती हो और वो शांत नहीं होते हो, टर्मिनेट नहीं होते हो, अनंत तक जाते हो, वो नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। तो ये तो आपका हो गया रेशनल नंबर्स में आ गया था। किस में आ गया था? रेशनल नंबर्स में आ गया था। और ये किस में आ गया था? आपका इरेशनल नंबर्स में आ गया था। तो दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से आप समझ में आ गया कि पाई जो होता है वो अपरिमेय क्यों होता है, और 22/7 जो होता है वो परिमेय क्यों होता है। क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है इसे आप लोग भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हो, लेकिन इसे आप लोग भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जैसे ध्यान देना, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपका जो इरेशनल नंबर है यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, लिख लो वैसे ही, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़े तो आपको क्या प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना, आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, यानी कि अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है।
यानी कि परिमेय संख्या जैसे 2 है, ये इंटीजर है और इंटीजर्स किससे आते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं। और ये मैंने कर दिया क्या, √3 है, ये आपका क्या है, इरेशनल नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या यही प्राप्त होगी, और ये क्या है, एक अपरिमेय नंबर हुआ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा √3 और प्लस √3, ये दोनों अपरिमेय हो गए, दोनों क्या हो गए, परिमेय। कोई भी परिमेय संख्या में जोड़ दो, जैसे 3 में जोड़ा तो यही प्राप्त होगा, और ये क्या होगा, आपका अपरिमेय नंबर होगा। और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ही जोड़े, जैसे √3 में प्लस √3 जोड़ो तो क्या प्राप्त होगा, 2√3 प्राप्त होगा। यानी कि एक अपरिमेय संख्या में एक दूसरी अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए तो आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े तो आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, और अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ही जोड़े तो भी आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी चीज समझो, बहुत मोस्ट चीज बता रहा हूं आपको, लग रहा है कि बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, अपना 0 लेवल से चला रहा हूं। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों आज ही क्लास शेयर होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। अब बात करता हूं मैं, जैसे कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं को यदि आपस में मैं गुणा करूं तो क्या हमेशा आपको परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। हाँ भाई हो रही है, देखो √9 हुआ, इसका वर्गमूल निकाले तो 3 आ गया, और 3 क्या आपका इंटीजर है तो क्या एक परिमेय संख्या हो गई। तो एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हुआ, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। लेकिन दूसरी बात सुनो, √2 को √3 से गुणा करूं तो क्या प्राप्त हुआ, √6 प्राप्त हुआ। तो अब क्यों आपको परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुई। तो ये ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परंतु हमेशा ही वो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो ये चीजें दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गई। आपको मैंने बता दिया है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर से क्या होते हैं। ठीक है, कहां से देखा था हमने, पता है आपको, सबसे पहले मैंने बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था, किसमें, 2 रियल यानी कि वास्तविक पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी मैंने आपको बता दिया था, रियल पार्ट में आए तो रियल पार्ट को मैंने 2 भागों में बांटा था। 2 भागों में आप परिमेय में अपरिमेय में बांट सकते हो, लेकिन मैंने बांटा था किसमें, इंटीजर्स एंड डेसिमल, यानी कि पूर्णांक और दशमलव। ठीक है, पूर्णांक मैंने आपको बताया नहीं, अभी दशमलव चल रहा था, और दशमलव को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था। स्टार्ट में 2 भाग कौन से थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव नंबर और अशांत दशमलव नंबर। ठीक है, शांत कौन से होते थे, जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जिनका शांत हो जाते हो, एंड हो जाता हो, वो शांत थे, और जो पॉइंट के बाद कहीं भी शांत नहीं हो रहे थे वो किस में चले गए थे, अशांत में। फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स थे उनको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था, कौन से में, एक तो आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, एक मैंने किया था अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, अब आवर्ती अशांत क्या होता था, अनावर्ती अशांत क्या होता था। तो आवर्ती अशांत वाले नंबर क्या कहलाते थे, आपके रेशनल नंबर्स कहलाते थे, और आपके जो कौन से थे, स्टार्ट में टर्मिनेटिंग वाले थे, शांत वाले थे, वो भी किस में थे, परिमेय संख्याओं में थे, और इंटीजर्स भी परिमेय संख्या में, इंटीजर्स आगे देखेंगे अभी। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं अनावर्ती वाले, तो अनावर्ती वाले जो भी नंबर्स थे, मतलब जिनकी शांत नहीं हो रहे थे, आवर्ती भी नहीं हो रही थी, वो किस में चले गए थे, आपके इरेशनल नंबर्स में चले गए थे। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से, आपका परिमेय अपरिमेय भी हो गया। अब मैं बात करता हूं किसकी, इंटीजर्स की। किसकी बात कर लेता हूं, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक वाली जो संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, एक बार ध्यान देना अच्छे से। हाँ तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं किसकी, इंटीजर्स, यानी कि आपने रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इंटीजर्स और डेसिमल में। डेसिमल मैंने आपको करवा दिया। अब बात करता हूं मैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण अंक, जिनके अंक पूर्ण हो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जिनके अंक क्या हो, पूर्ण, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे पूर्णांक संख्या की मैं बात करूं कि जो नंबर्स ऋणात्मक हो, ठीक है, जैसे इसे क्लासिफिकेशन में कर देता हूं फिर समझ में आ जाएगा। इंटीजर्स का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया आपको, इंटीजर्स को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो मैंने कर दिया इनको नेगेटिव नंबर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स यानी नेगेटिव पूर्णांक। ठीक है,
और एक मैंने इनको बांट दिया किसमें, होल नंबर्स में। होल नंबर्स का मतलब होता है, होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ये दो भागों मैंने इसको डिवाइड कर दिया इंटीजर्स को, ठीक है। इंटीजर्स में जो नंबर आते हैं नेगेटिव यानी आपके ऋणात्मक और धनात्मक जो नंबर होते हैं वो आते हैं, और एक आपका क्या आता है इसमें, जीरो आता है, ठीक है। उन सबको मिला के मतलब ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो सबको मिला के जो संख्याएं होती हैं वो सारी किस में आती हैं, आपकी इंटीजर्स में आती हैं। तो इंटीजर्स को मैंने दो भागों में डिवाइड किया। पहला मैंने बना दिया नेगेटिव पूर्णांक, ठीक है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और एक बना दिया मैंने होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है। जो आपके होल नंबर्स हैं इनको मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ। कितने भागों में डिवाइड कर देता हूँ, दो में। एक मैं कर देता हूँ इसमें क्या, जीरो को बाहर निकाल लेता हूँ, जीरो, और एक मैं कर देता हूँ इसको क्या, ये आपका न्यूट्रल नंबर हो जाएगा। एक आपका हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्या। कौन संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो दोस्तों प्राकृत संख्या क्या होती है आप जानते हैं, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं। होल नंबर्स होते हैं आपके जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट करके अनंत तक जाते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं आपके, पूर्ण संख्या होती हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण, जिनमें सब कुछ आ गया, जीरो भी आ गया, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। और प्राकृत संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके प्राकृत संख्याओं के अंदर आते हैं, ठीक है। और इन्हीं नंबर्स को, प्राकृत जो नंबर हैं इन्हीं को आप पॉजिटिव नंबर भी कहते हो। क्या कहते हो, पॉजिटिव नंबर भी कहते हो, यानी धनात्मक नंबर भी यही कहलाते हैं, ठीक है। धनात्मक नंबर भी आपके यही कहलाते हैं। कौन से नंबर, जो आपके नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत नंबर हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपके धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जो आपका जीरो होता है वो ना तो धनात्मक होता है, ना ही क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है, ये एक न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, आपके नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और आपके जीरो और पॉजिटिव नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याओं को मिलाकर जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स प्राप्त हुए। और होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे माइनस का 1 हुआ, ठीक है, माइनस का 2 हुआ, माइनस का 3 हुआ, माइनस का 4 हुआ, ये जो नंबर हैं वो किस में आते हैं, और ये भी अनंत तक जाते हैं। ये भी कहाँ तक जाते हैं दोस्तों, अनंत तक जाते हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर हुए, नेगेटिव पूर्णांक। तो आपके पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों को मिला के जो प्राप्त हुआ क्या हुआ, इंटीजर्स प्राप्त हुआ, यानी कि पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हुई, ठीक है। ये चीज उम्मीद है मुझे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं। जैसे आप मुझे बताओ, ये मैंने लिखा 3.222 और ये दोस्तों अनंत तक जा रहा है, तो बताओ ये पूर्णांक नंबर है क्या, बताओ जल्दी से। ये एक पूर्णांक नंबर है क्या, देख के बताओ स्पीड से, जल्दी से बताओ भाई, ये एक पूर्णांक नंबर है क्या, नहीं, ये पूर्णांक नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपका पूर्णांक नंबर नहीं है, इसका पूर्णांक नंबर होगा दोस्तों 3, ठीक है। अरे यार पूर्णांक का मतलब पता चल रहा है पूर्ण अंक होना चाहिए, तो इस संख्या का जो मतलब पूर्णांक होगा वो 3 होगा। जैसे मैंने लिखा 7.35, इसका पूर्णांक क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है कंप्लीट डिजिट जो होती है वो, ठीक है, अधूरा नहीं, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ये मोस्ट बात है, आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैं लिखूं कि आपका 5.76, तो बताओ ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये भी कंटिन्यू चल रहा है, ये पूर्णांक है क्या, ठीक है। तो इसका पूर्णांक नहीं है ये, इसका पूर्णांक नंबर क्या होगा, 6 होगा। यानी ये किसके नजदीक है, यानी ये नजदीक है किसके, 6 के। यानी 5.5 होता तो हम 5 ही बता देते, लेकिन 5.5 से ऊपर गया, 5 से ऊपर गया तो फिर हम 6 बताएंगे, 5 से नीचे होता तो 5 बता देते, ठीक है। तो इसका पूर्णांक अंक क्या होगा, 6 होगा। तो दोस्तों अब बोलो आपको ये इंटीजर समझ में आया कि नहीं, कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, जो कंप्लीट डिजिट होते हैं वही आपके पूर्णांक होते हैं। जैसे ये नंबर हुआ, जैसे मैं लिखूं 8.99, तो बताओ, और ये भी अनंत तक चल रहा है, ये पूर्णांक है नहीं, लेकिन इसका पूर्णांक अंक कितना होगा, इसका पूर्णांक अंक होगा 9, क्योंकि ये 5 से ऊपर गया,
5 से नीचे रहता तो मैं 8 ही बता देता। दोस्तों अब आपको इंटीजर समझ में आए कि नहीं? मुझे उम्मीद है आपको इंटीजर्स अच्छे समझ में आ गए, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं और पहचान भी सकते हो आप कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ नेगेटिव पूर्णांक और आपका होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्याओं को 2 भागों में बांटा, 0 और किसमें, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं में। इन दोनों को मिला के ये प्राप्त हुआ, इन दोनों को मिला के आपको ये प्राप्त हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस इंटीजर्स का ही एक प्रकार से और हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो हो गया एक प्रकार से और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं ध्यान देने एक बार अच्छे से। हाँ तो दोस्तों जो इंटीजर्स आपके पूर्णांक संख्या है इनका मैं एक प्रकार से और क्लासिफिकेशन करके बता देता हूँ। दूसरा प्रकार से क्लासिफिकेशन ये कर देता हूँ, आप इनको आप किस में बांट सकते हो, इवन एंड ओड में भी इसे आप लोग डिवाइड कर सकते हो। इवन का मतलब आपकी सम संख्या आ जाएंगी इसमें, और इसमें क्या आ जाएंगी, आपकी विषम संख्या आ जाएंगी। कौन संख्या आ जाएंगी, विषम संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। बात आती है कि सर इवन संख्या कौन सी होती है, ओड संख्या कौन सी होती है, यानी सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो ध्यान से देखना एक बार। जैसे मैं परिभाषा बोल देता हूँ कि जिन नंबर्स में 2 का पूरा भाग जाता है वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके सम संख्या के अंदर आते हैं। और जिन नंबर्स में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, यानी 2 से पूरा वो करते नहीं है, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके ओड नंबर कहलाते हैं, विषम नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा -6, -4, -2, ठीक है, और 0, ठीक है, 2, 4, 6, ये सारे नंबर क्या आपके सम संख्या के अंदर आते हैं, क्योंकि इन सभी में क्या 2 का भाग जा रहा है। आपका ये बीच में देखो बड़ा भाई साहब बैठा हुआ है 0, दोस्तों ये भी किसके अंदर आता है, सम संख्या में आता है, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका 0 बार भाग जा रहा है, ठीक है। तो 0 भी आपका किस में गया, इवन नंबर में गया, ठीक है। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सारे नंबर किस में चले गए, आपके इवन नंबर्स में गए, यानी कि सम नंबर, सम संख्याएं कहलाते हैं। बात करता हूं मैं ओड नंबर्स की, विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याओं में जैसे आपका 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, जिन और पीछे नेगेटिव में आए तो -1 हुआ, ठीक है, और -3 हुआ, -5 हुआ, -7 हुआ। ये नंबर्स क्या होते हैं आपके, ये नंबर्स आपके ओड नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि विषम नंबर कहलाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपके सम नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं और ओड नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा। जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे ओड नंबर है, कोई ओड नंबर है, ओड नंबर प्लस ओड नंबर, इन दोनों को आप जोड़ें, ओड नंबर को आप लोग जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, ध्यान रखना हमेशा, इवन नंबर प्राप्त होता है, यानी कि सम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होती है आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, इन दोनों को जोड़ो, तो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ आप, ठीक है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, आपको क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त, जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ 8, और घटाए तो कितना प्राप्त हुआ -2, तो वो भी क्या आपका सम नंबर होगा, ठीक है। दूसरी मैं बात बोलूं कि आपका जैसे ओड नंबर है, ओड नंबर में आप लोग ऐड कर देते हो इवन नंबर, यानी कि सम संख्या, तो आपको क्या प्राप्त होगा। जैसे देख लो एक बार, ओड नंबर मैंने ले लिया 3 और इवन नंबर ले लिया मैंने 4, तो आपका 4 और 3 कितना हुआ 7, तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा, ओड नंबर ही प्राप्त होगा, यानी कि विषम संख्या ही प्राप्त होगी। घटाओगे तो भी विषम संख्या प्राप्त होगी, 3 में से 4 गया तो -1, और -1 क्या होता है अभी बताया था मैंने, ओड नंबर होता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा मैं बोलूँ कि इवन नंबर में इवन नंबर ही आप लोग ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, इवन नंबर में इवन नंबर ही जोड़ोगे तो आपको इवन नंबर ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं कि आपका जो मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखने क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, नेचुरल नंबर का। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों
अब मैं बात करता हूँ नेचुरल जो नंबर है आपकी प्राकृत संख्या होती हैं, कौन सी होती है मैंने भी बताया था आपको। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होकर जो अनंत तक जाते हैं वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों नेचुरल नंबर्स को भी मैं 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। कितने भागों में बांट सकता हूँ, 2 भागों में। एक मैंने बांट दिया प्राइम नंबर में, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा मैंने बांट दिया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी अभाज्य संख्या तो कौन सी होती है, अभाज्य संख्या तो कौन सी होती है, और इसका मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या। चलो अच्छे से समझना दोस्तों, मैं आपको बोलूं कि जिन नंबर्स में एक या स्वयं का ही भाग जाता हो, जिन नंबर्स में एक या स्वयं का ही भाग जाता है वो नंबर्स क्या कहलाते हैं आपके, वो नंबर्स आपके अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन नंबर्स में एक का या स्वयं का खुद का भाग जाते हो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब हुआ कि जो अभाज्य संख्या होते हैं उनके फैक्टर कितने होते हैं, 2। समझ में आया कुछ। अभाज्य संख्याओं के फैक्टर हमेशा कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। और जिन नंबर्स में एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का और भाग चला जाता है, ठीक है, तो वो नंबर्स आपके भाज्य संख्या कहलाते हैं। इसका मतलब जो भाज्य संख्या होंगी उनके कम से कम फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। भाई एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी का भाग जाएगा तभी तो भाज्य होगी। इसका मतलब मिनिमम फैक्टर कितने होंगे उसके, एटलीस्ट 3 होंगे। और इसके फैक्टर कितने होते हैं भाज्य के, 2। जैसे समझना एक बार, जैसे मैं बोलूं अभाज्य संख्या मैं लिख देता हूं, यहाँ पे 2 हुआ है भाज्य में, 3 हुआ, ठीक है, 5 हुआ, 7 हुआ, और ये कंटिन्यू आपका चल रहा है। 7 के बाद में कितना आएगा आपका, 11 आएगा भाज्य में। भाज्य की मैं बात करूं तो दोस्तों 4 होगा, 4 के बाद में 6 होगा, 6 के बाद में 8 होगा, 8 के बाद में आपका 9 होगा, 9 के बाद में 10, और कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, आप समझना, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। आप कहो कि सर ये 2 इसमें भाज्य कैसे आ गया, 1 कहाँ गया, तो मैं बता देता हूँ। इसमें मिनिमम मतलब अभाज्य संख्याओं के फैक्टर कितने होते हैं, 2। मैंने बताया, या एक का और खुद का स्वयं का उसमें भाग जाता है। देखो इस एक का फैक्टर 1 ही हुआ, एक का ही भाग जा रहा है, किसी दूसरी संख्या के इसमें कोई भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसका तो फैक्टर 1 ही हुआ। जब एक ही फैक्टर हुआ तो ये अभाज्य में कैसे काउंट होगी। और इसमें फैक्टर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए ना। एक तो एक का भाग जाना चाहिए, एक खुद का, एक तीस संख्या का, अभी तो भाज्य होगी। तो इसके कम से कम फैक्टर 3 होने चाहिए, लेकिन एक के फैक्टर कितना हुआ, 1 ही हुआ। तो एक का आपका न तो भाज्य होगा और नहीं क्या होगा, अभाज्य होगा। मैं बात करता हूं 2 की, तो देखो 2 में एक तो एक का भाग जा रहा है और एक खुद 2 का भाग जा रहा है, और किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। तो मैंने अभी बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जिसमें एक का और खुद का भाग जाए, यानी कम से कम उनके फैक्टर कितने होने चाहिए। अभाज्य संख्याओं के फैक्टर कितने होते हैं, 2। तो बताओ 2 के फैक्टर 2 ही तो हुए, एक तो एक का जा रहा है, एक 2 का जा रहा है, किस तीस संख्या का भाग थोड़ी जा रहा है। तो ये किसके अंदर चला गया आपका, 2 आपका अभाज्य संख्याओं के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये 2 है ना, एक ऐसा नंबर है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, समझ लेना। ठीक है, क्या है, 2। एक ही नंबर है सम अभाज्य में, क्या, 2। अब बात करता हूं भाज्य संख्या, तो बताओ इसके बाद में 3 भी इसमें आ गया, तो 4 बचा, 4 भाज्य में चला गया, 6। जैसे 4 की मैं बात करूं तो 4 में 1 का और 4 का तो जा ही जा रहा है, फैक्टर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो देखो इसमें 2 का भी जा रहा है, ठीक है, तो 3 फैक्टर हुए कि नहीं हुए, इसलिए किसमें चला गया, भाज्य में। तो सबसे छोटा भाज्य नंबर जो है वो क्या आपका 4, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या आपकी 2। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर में फैक्टर 2 होते हैं, और कंपोजिट नंबर में मिनिमम एटलीस्ट फैक्टर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से आज समझ में आ गई होंगी। मुझे उम्मीद है आज ही क्लास आपकी नंबर सिस्टम के प्रति जो भी साइको पहले से बनी हुई थी वो मुझे पता है चेंज हो जाएगी यदि आपने क्लास पूरी रेगुलर देखी, और आपको लगता है कि हमारी साइको बिल्कुल चेंज हो गई, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, तो दोस्तों आज ही क्लास को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, और फिर हम लोग इन नंबर सिस्टम जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन में लेके आऊँगा, अच्छे 0 to हाई क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगली क्लास तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।